हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ज्ञान भारती क्लासेस में। बच्चों, आप लोगों का सभी का स्वागत है। बच्चों, 10th क्लास बिहार बोर्ड 2026 बोर्ड एग्ज़ाम। तो बच्चों, हिंदी क्वेश्चन बैंक है। हिंदी का क्वेश्चन बैंक 2013 में प्रथम पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आज हम 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे। और 2011-2012 हम करवा चुके हैं पहले सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टोटल। तो पिछला वीडियो में जाकर देख सकते हैं आप लोग, प्लेलिस्ट में हम डाल दिए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम 2013 के प्रथम पाली में 100 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, लिखा है सही विकल्प चुनकर उत्तर दें। सही विकल्प चुनकर उत्तर दें। उपकार का विपरीतार्थ शब्द है अपकार। विपरीतार्थ का शब्द है अपकार। उपकार विपरीत पूछ रहा है तो अपकार होगा। ठीक है, दूसरा नंबर पूछ रहा है जो कुछ नहीं जानता है के लिए एक शब्द है अज्ञ। ठीक है, तीसरा सरस्वती का प्रवाची शब्द है शारदा। ठीक है, चौथा है प का उच्चारण स्थान क्या है कंठ। ठीक है, चौथा नंबर पूछ रहा है देव कन्या कौन समाज है तब तो पुरुष। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता पर शिक्षक एवं छात्रों के बीच संवाद लिखे अथवा अपने विद्यालय में मनाए गए बिहार दिवस को वंदन करते हुए मित्र के पास एक पत्र लिखे। ठीक है, बुरा निम्नलिखित में से किसी एक संकेत बिंदुओं के आधार पर 250 शब्दों में निबंध लिखिए। तो 250 शब्दों से 300 शब्दों में लिखना है निबंध। तो आप सब हम बताएंगे भ्रष्टाचार पर कैसे लिखे निबंध, आप सही बताएंगे हम। भ्रष्टाचार समस्या और समाधान, भूमिका कारण, भ्रष्टाचार का दुष्परिणाम, निराकरण के उपाय, उपसंहार। ठीक है, खबरा प्रदूषण और भूमिका, प्रदूषण का कारण, प्रदूषण का परिणाम, बचाव का उपाय, उपसंहार। ठीक है, गण वैज्ञानिक आविष्कार का सामाजिक सदुपयोग, वैज्ञानिक आविष्कार का सामाजिक सदुपयोग, वैज्ञानिक आविष्कार का परिचय, इसकी आवश्यकता, इसकी उपयोगिता, हानि, उपसंहार, मेरे प्रिय शिक्षक, भूमिका शिक्षक का परिचय, सौरप्रियता का आधार, उपसंहार। ठीक है, तीसरा नंबर है समाज के भेदों को उदाहरण सहित लिखिए अथवा संज्ञा के भेदों को उदाहरण सहित लिखिए। निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध वाक्य करें। उसने एक फूल की माला बनाई। ख वह शंकुश पूर्वता पर घर आ गया। ग बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। घ छात्रों ने शिक्षा मंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। अंगा लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। पचमा निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों को उत्तर लिखें। साहित्योत्तरी के साधनों में पुस्तकालयों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि होती है। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है। इसी के बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत के गौरव पर गर्व है। पुस्तकालय भारत के लिए कोई नई वस्तु नहीं है। लिपि के आविष्कार से आज तक लोग निरंतर पुस्तकों का संग्रह करते रहे हैं। पहले देवालय, विद्यालय और नेपालय इन संग्रहों का प्रमुख स्थान होते थे। इसके अतिरिक्त विद्वानों के अपने निजी पुस्तकालय भी होते थे। मुद्रा कला के आविष्कार से पूर्व पुस्तकों का संग्रह करना आजकल कई तरह सरल बात न थी। आजकल साधारण स्थिति के पुस्तकालय में जितनी संपत्ति लगती है उतनी उन दिनों कभी कभी एक पुस्तक की तैयारी में लग जाया करती थी। भारत के पुस्तकालय संसार भर में अपना सानी नहीं रखते थे। प्राचीन काल से मुगल सम्राटों के समय तक यहीं स्थित रही। चीन, फ्रांस प्रभृति सुदूर स्थित देशों से झुंड के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? पुराने समय में अधिक व्यय क्यों होता था? पुस्तकालय का प्रारंभ कब से हुआ? साहित्य की उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है? निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों को उत्तर लिखें।
हमारी हिंदी सचिव भाषा है, इसी कारण इसने अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके दो शब्द संग्रह किए हैं। अब अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं, गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है, ह्रास नहीं। जो जो इसका प्रचार बढ़ेगा, त्यों त्यों इसमें नए शब्दों का आगमन होता जाएगा। क्या भाषा की विस्तृतता के किसी भी पक्षपाती में यह शक्ति है कि वह विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंध को न होने दे या भाषाओं को सम्मिश्रण क्रिया में रुकावट पैदा कर दे? यह कभी संभव नहीं। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस सम्मिश्रण के कारण हमारी मात्र अपने स्वरूप को तो नहीं नष्ट कर रही है, कहीं अन्य भाषाओं के बेमेल शब्द के मिश्रण से अपना रूप से विकृत नहीं कर रही। अभिप्राय यह है कि दूसरी भाषाओं के शब्द, मुहावरे आदि ग्रहण कार्य पर भी हिंदी कवि की बनी रही है। यह नहीं बिगड़ कहीं वह कुछ और तो नहीं हो जा रही है। प्रस्तुत ग्रंथांश का उचित शीर्षक दें। सचिव भाषा से अब क्या तात्पर्य है? हिंदी में नए शब्दों का आगमन क्यों उचित है? हिंदी में नए शब्दों को अपनाने समय किसी बात को ध्यान रखना चाहिए। भाषा की विविधता क्या है? हिंदी भाषा की किस विशेष को दोष नहीं गुना माना जा गया है? निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताजे हवा में उड़ता है। जनता को रोके राह समय में ताव कहाँ, कोई जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? उत्तर 30 शब्दों में दें। लक्ष्मी कौन थी? इसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत करें। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सी तरीका अपनाया? 30 शब्दों में लिखें। पपाप्ती कौन थी? उसे शहर क्यों लाया गया था? 30 शब्दों में लिखें। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती कराना चाहती थी? 30 शब्दों में लिखें। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? मछली और दीदी में क्या समानता है? स्पष्ट करें। उत्तर 30 शब्दों में। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय दें। 30 शब्दों में लिखें। कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है? इस मार्ग का विशेषता क्या है? मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है? निम्नलिखित पदांश को पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दें। अंग के ड को वह समझता है। अंग के ड को वह समझता है माँ, और उसके वो बगल के बिंदु 0 को मानता है। गोदी में बैठा बेटा, माँ बेटे सदते नहीं उससे, और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से उदित है? उपयुक्त पदांश के कवि कौन हैं? प्रस्तुत कविता माध्यम से कवि क्या संदेश देता है? उत्तर 20 शब्दों में। बेटे के लिए अंग का क्या है और क्यों? 20 शब्दों में दें। बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? 20 शब्दों में उत्तर दें। निम्नलिखित ग्रंथ से पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दें। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सूक्ष्म श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्यक्रम चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इसे मनुष्य की प्रतिष्ठिता अथवा उसकी निजी क्षमता को विचार किए बिना दूसरे के दृष्टिकोण जैसा माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भाधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। 5 नंबर का प्रस्तुत ग्रंथांश किस पाठ से उदित है? शिक्षा और संस्कृति, परंपरा का मूल्यांकन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, भारत से हम क्या सीखें। ग्रंथांश के लेखक का नाम बताएं। रामविलास शर्मा, भीमराव अम्बेडकर, यतीन्द्र मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन स्वाभाविक है कैसे?
जाति प्रथा के दूसरे सिद्धांत क्या हैं? उत्तर 30 शब्दों में दें। भारत माता कविता में कवि भारतवासियों को कैसा चित्र खींचता है? तो यहाँ देखिए उत्तर हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दूसरा का आंसर है प्रिय मित्र रमेश की पत्र लिखना था दिनांक 15/3/2020 पटना। मैं सकुलता से हूँ। देखिए पहले पत्र लिखना होगा। देखिए मित्र पर पत्र लिखना तो सबसे पहले लिखिएगा प्रिय मित्र रमेश, कोई भी नाम है, प्रिय रमेश राहुल, प्रिय मिस अंशु, प्रिय मस सुरेश, प्रिय मित्र राम। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा आप लोग प्रिय, फिर यहाँ लिख दीजिएगा अपना गांव या जिला उला का नाम लिख दीजिएगा, दिनांक लिखिएगा, डेट है इसे 15/5/3 है। तो जिस दिन आप पत्र लिखिएगा उस दिन का डेट डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिखिएगा सादर नमस्कार। फिर यहाँ से लिखिएगा मैं सकुलसा हूँ, तुम्हारी कुशलता चाहता हूँ, तुम्हें जानकर अति प्रसन्नता होगी कि मैं अध्यापकगण एवं छात्रगण सभी ने अति उत्साह के साथ भाग लिया। अभिभावकों की भागीदारी सराहनीय रही। बिहार दिवस के अवसर पर विद्यालय में कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। छात्रों के द्वारा नाटक, संगीत, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई जो सबके लिए प्रेरणादायक रहा। बच्चों में कैसे नैतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, उनमें उच्च शिक्षा के प्रति कैसा रुझान पैदा की जाए, राष्ट्र और राज्य के विकास में छात्रों एवं प्राध्यापकों की क्या भूमिका होनी चाहिए आदि बातों पर गंभीर चिंतन, आलेख, पाठ, भाषण माला से संबंधित कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बिहार राज्य की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पंचोत्सव स्मारकों, कलाकृतियों आदि पत्र सभी प्राध्यापकों ने विशुद्ध रूप से प्रकाश डाला। बिहार राज्य के विकास की झांकी भी प्रस्तुत की गई। इस प्रकार सभी छात्रों, अभिभावकों, प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों के सहयोग से बिहार दिवस हमारे विद्यालय में मनाया गया। मित्र, तुम्हारी अनुपस्थिति मुझे बराबर खलती रही। पुनः मिलने पर विशेष परिचय होंगी। माता पिता के प्रणाम निवेदित कर देना। तुम्हारा भिन्न मित्र अमन, राजकीय उच्च विद्यालय पटना। पता राकेश कस्तूरबा नगर पटना। भ्रष्टाचार समस्या और समाधान। भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है गिरा हुआ व्यवहार, स्वार्थ और लोभ के कारण किया गया अमानवीय व्यवहार भ्रष्टाचार कहलाता है। कुछ लोग घूस, मिलावट आदि गलत कार्यों को ही भ्रष्टाचार की संज्ञा देते हैं, परंतु यह भ्रम धारण है। भ्रष्टाचार का दायरा बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक इसका फैलाव है। अगर प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी के लिए लोगों में फूट डालता है तो किसी विशेष वर्ग के प्रति पक्षपात और अन्य प्रति अपेक्षा रखता है तो वह भ्रष्टाचारी के अगर राजनीतिक वोट पाने के लिए समाज को गुमराह करता है। डॉक्टर अधिक धन के लालच में रोगी का ठीक उपचार नहीं करता। इंजीनियर ठेकेदारों से साठ करके कमज़ोर पुल बनाता है। प्रोफेसर कक्षा में ठीक से न पढ़ाकर घर में ट्यूशन पढ़ाता है। परीक्षक छात्रों को नकल करवाता है। विद्यार्थी नकल करने उत्तीर्ण होता है। व्यापारी मिलावट करता है या मनचाहे दाम लेता है या कम तोलता है। पुलिस का जवान अपराधी को नज़रअंदाज करता है। दफ्तर का बाबू दफ्तर का काम समय पर न करके ओवर टाइम करता है। ऑफिसर रिश्वत लेता है। चपरासी सोया रहता है। सरकारी कर्मचारी ठीक पैसे वसूलने की बजाय बीच में पैसे खाता है। तो यह सब भ्रष्ट आचरण है। यह अमानवीय व्यवहार है क्योंकि इससे समाज का अहित होता है। भारत में आज सर्वत्र
भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रह गया जिसमें ईमानदारी से कार्य होता है। बच्चे के जन्म से प्रारंभ कीजिए, सरकारी अस्पतालों में गरीबों के लिए जगह नहीं होती, जबकि अमीरों को शीघ्र दाखिल कर लिया जाता है। प्राइवेट डॉक्टरों की मोटी फीस ही उनके भ्रष्ट आचरण की कहानी कहती है। आज बाजार में नकली दवाइयों का बोलबाला है। कई बार इंजेक्शन की जगह दूषित पानी भरा रहता है जो रोगी के जान लेकर छोड़ता है। खाद्य पदार्थों में इतना घोटाला है कि बाजार की वस्तुएं पर आदमी का विश्वास नहीं जमता। हल्दी में पीला रंग, चाय में गोबर, काली मिर्च में पपीते के बीज, दूध में पानी आदि की मिलावट स्वाभाविक है। कई बार अखबारों में खबरें आती है कि कोई बारात मिठाई खाने से बीमार पड़ गई, कई कच्ची शराब पीने से लोग मर गए, पेट्रोल में मिट्टी का तेल, कपड़ों का नकली मोहर, जूतों, पुस्तकों, बिजली के उपकरणों के आदि नकली डिजाइन पग पग पर मिलते हैं। आज विद्यालय में प्रवेश पाने का मामला हो या नौकरी मिलने का, सब जगह भ्रष्टाचार व्यापक है। योग्य गरीब छात्र लंबी लाइनों में धक्के खाते रहते हैं, जबकि अमीर पिताओं के नालायक बेटे 2 नंबर के दरवाजे से प्रवेश पा लेते हैं। सरकारी कार्यालयों में तो चक्का तभी घूमता है जब उससे घूस का पेट्रोल डाला जाता है। सरकारी स्कूल हो या ऑफिस, बस हो या बिजली ऑफिस, सबका बुरा हाल है। ऐसे अध्यापक हैं जो वर्ष भर स्कूल के दर्शन किए बिना घर बैठे मासिक आय प्राप्त करते यानी पैसा। बिजली विभाग से पता कीजिए कितने लोग बिजली की सरेआम चोरी करते हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि इसमें बड़े बड़े अधिकारी भी लिप्त हैं। प्रदूषण पर लेख लिखना है 250 से 300 शब्दों में। ठीक है। प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद मिलना, न शांत वातावरण मिलना। प्रदूषण कई प्रकार का होता है। प्रमुख प्रदूषण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण, महानगरों में यह प्रदूषण अधिक फैला हुआ है। वहाँ 24 घंटे कल कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वस्थ वायु में सांस लेना दुर्लभ हो गया है। यह समस्या वहाँ अधिक होती है जहाँ सघन आबादी होती है और वृक्षों का अभाव होता है। जल प्रदूषण, कल कारखानों का दूषित जल नदी नालों में मिलकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करता है। बाढ़ के समय तो कारखानों का दूषित जल सब नदी नालों में घुल मिल जाता है। इससे अनेक बीमारियां पैदा होती है। ध्वनि प्रदूषण, मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, परंतु आजकल कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की चील पोल, लाउड स्पीकर की कनभेदक ध्वनि से बहरेपन और तनाव को जन्म दिया है। प्रदूषणों को दुष्परिणाम उपयोग प्रदूषणों के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो गया। खुली हवा में लंबी सांसें लेने तक को तरस गया। आदमी गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती है, जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण न समय पर वर्षा आती है, न सर्दी गर्मी का चक्र ठीक चलता है। सूखा, बाढ़, ओला आदि प्राकृतिक प्रकोपों का कारण भी प्रदूषण है। प्रदूषण के कारण, प्रदूषण को बढ़ाने में जल कारखाने, वैज्ञानिक साधनों का अधिकाधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, वातानुकूलन, ऊर्जा संयंत्र आदि दूषी है। वृक्षों को अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र बिगड़ता है। घनी आबादी वाले क्षेत्र में हरियाली न होने से भी प्रदूषण बढ़ा है। प्रदूषण का निवारण, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए चाहिए कि अत्यधिक वृक्ष लगाए जाए, हरियाली की मात्रा अधिक हो, सड़कों के किनारे घने वृक्ष हो, आबादी वाले क्षेत्र खुले हो, हवादार हो, कल कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए और उससे निकले प्रदूषित जल को शुद्ध करने के उपाय सोचने चाहिए। वैज्ञानिक आविष्कार का सामाजिक सदुपयोग,
ये बोल रहा है देखे 211 प्रथम पाली प्रश्न संख्या 5 घ का उत्तर। अब आगे मेरे प्रिय शिक्षक पर 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखें। भूमिका शिक्षक शब्द परंपरा से चली आ रही है। गुरु शिष्य परंपरा का हिंदी रूपांतरण है। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है, जिसमें राम और कृष्ण भी गुरुकुल में रहे। गुरु की कुछ विशेषताएं ही हैं, जिसमें उनकी कुछ परिभाषाएं हैं। शिक्षक में उस कृषक की सूझबूझ हो जिसे मौसम और मिट्टी की पहचान होती है। शिक्षक में कुंभकार की दक्षता हो जिसे आकार देने की महारत हासिल हो। शिक्षक में मालाकार की पटुता हो जो रूप और रंग को परख करके गुलदस्ता बनाने का हुनर जानता है। परिचय ऐसे ही हमारे विद्यालय में शिक्षक एक श्री कृष्ण कुमार दुबे जी जो हमारे प्रिय शिक्षक हैं। वे अति मृदुभाषी, सहनशील, कर्तव्यनिष्ठ, सदाचारी, अनुशासनीय प्रिय हैं। वे सादा जीवन उच्च विचार से प्रतीत हैं। मेरे शिक्षक सरस्वती के वधूत पुत्र हैं। वे हिंदी, अंग्रेजी और गणित के इतने जानकार हैं कि वर्ग में ही विद्यार्थी को हिंदी विषय के सभी आयामों, शुद्ध उच्चारण, व्याकरण के सभी नियमों, अंग्रेजी के भी सभी विन्यास, गणित के कई तरह के फार्मूले इत्यादि को इतने सहज ढंग से समझाते हैं कि विद्यार्थियों को उसे पुनः पढ़ने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। हमारे शिक्षक अनुशासन प्रिय इतने हैं कि स्कूल प्रांगण में उनके प्रवेश से ही लगता है कि स्कूल प्रांगण अनुशासित हो गया है। सभी शिक्षक यहाँ तक कि प्रधानाध्यापक भी उनकी इज्जत करते हैं। विद्यार्थी को वे कभी भी मारते नहीं, नज़र का खेल दिखाते हैं जो अनुशासन की पहली सीख है। हमारे शिक्षक आचार के इतने पवित्र हैं कि सादा जीवन उच्च विचार करके जीवन का अंग बन गया है। खादी की धोती, खादी का कुर्ता उनकी सर्वप्रिय पोशाक है जो उनके गांधीवादी होने का पुख्ता सबूत देती है। स्कूल में समय से आना और समय से जाना उनकी दिनचर्या है। स्कूल के सभी नियमों का पालन वे स्वयं भी सावधानी से करते हैं और अपने विद्यार्थियों को भी पालन करने की शिक्षा देते हैं। अतः हमारे शिक्षक श्री कृष्ण कुमार दुबे जी बहुत ही प्रिय हैं। मैं उनके निर्देश में राष्ट्र के भावी कर्णधार बनने की प्रेरणा ग्रहण करता हूँ और आशा करता हूँ कि उनके आचार विचार, सादगी, सत्यवादी, अनुशासनप्रियता हमें आगे बढ़ने में सहायक होगी। तीसरा, समाज के प्रमुख 6 भेद हैं। पहला अभिभाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधार, चौथा द्विगु, पाँचवा द्वंद्व, पाँचवा बहुवीर्य। बोरा प्रश्न संख्या 4 का उत्तर 2012 में दिया हुआ। 4 का क उसने फूलों की एक माला बनाई। ख आंसर वह सकुशल घर आ गया। ग बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। घ छात्रों ने शिक्षा मंत्री को अभिनंदन पत्र सम्मानित किया। अंगा लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। ब प्रश्न संख्या 1 ब का उत्तर 2012 में बोला गया है। ब क शीर्षक हिंदी की समृद्धि। ख सजीव भाषा से तात्पर्य है कि जिस भाषा ने अनेक भाषाओं के शब्दों को अपने में बचा लिया हो, जिस भाषा की शब्द ग्रहण करने की शक्ति जितनी ही सहज होगी, वह भाषा उतनी ही सजीव और विकसित होगी। हिंदी में नए शब्दों के आगमन से शब्द भंडारण समृद्ध होगा। अभिव्यक्ति में, समझदारी में, विकास में मदद मिलेगी। नए शब्दों के प्रयोग से हिंदी सुगम, सहज और सर्वगात बनेगी। हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी की अपनी मौलिकता नष्ट नहीं हो, प्रयोग के समय हिंदी का मूल स्वरूप विकृत नहीं हो।
इसका ध्यान रखना चाहिए। भाषा की विशुद्धता से तात्पर्य है कि हिंदी की मौलिकता विनिष्ट नहीं हो, उसकी अभिव्यक्ति की सुरक्षितता बनी रहे तथा व्यवहार में जटिलता और असहजता नहीं आए। हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान ग्रहण कर रही है, अतः वह विश्व की अनेक भाषाओं के संपूर्ण संपर्क में आ रही है, जिस कारण अनेक नए नए शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं। इससे हिंदी का विकास और विश्व स्तर पर प्रयोग भी होगा। अतः अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेश भाषाओं के शब्द ग्रहण करने की विशेषता को हिंदी भाषा का दोष नहीं, गुण समझना चाहिए। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक के जनतंत्र का जन्म काव्य पाठ से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि के कहने का आशय है कि जनता की हुकार से, जनता की लकार से राजमहलों की नींवें उखड़ जाती है। मूल भाव है कि जनता और राजतंत्र के आगे राजतंत्र का अब कोई मोल नहीं। जनता की सांसों के बल से राजमुकुट हवा में उड़ जाते हैं। गूढ़ार्थ हुआ कि जनता ही राज्य को मान्यता प्रदान करती है और वही राजा का आविष्कार या समाप्त भी करती है। जनपद को कौन अब तक रोक सका है? समय में वह ताव का शक्ति कहाँ जो जनता की राह को रोक सके। महाकड़वा के भय से समय भी दुबक जाता है। जनता जैसी चाहती है, समय भी वैसी ही करवट बदल लेता है। जनता के अनुकूल समय बन जाता है। यहाँ मूल भाव यह कि किसी भी तंत्र की नियंत्रक शक्ति जनता है, उसका महत्व सर्वोपरि है। गांधी जी अहिंसा के द्वारा किसी भी समस्या समाधान चाहते हैं। वे सत्य के पुजारी थे, मानवता के रक्षक थे। अहिंसा उनका मूल मंत्र था और हथियार भी। वह प्रतिरूपी किसी भी बात का प्रतिकार या प्रतिरोध अहिंसा के माध्यम से करना चाहते थे। इस प्रकार अहिंसा के द्वारा प्रतिरोध करना उनकी दृष्टि में सबसे बढ़िया शिक्षा थी। सत्य, प्रेम और अहिंसा और तीनों आत्मा के आभूषण हैं। प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को और कष्ट सहने से हिंसा पर आसानी से विजय प्राप्त किया जा सकता है। देखिए प्रश्न नंबर संख्या 16 उत्तर। बहू को जब पता चला कि रंगप्पा उसकी सास मंगम्मा के पीछे पड़ गया है तो इसके कान खड़े हो गए। कहीं सास के रुपये पैसे रंगप्पा न ले ले। इस आशंका से वह बेचैन हो गई। तब उसने योजना बनाई और अपने बेटे से कहा कि जा दादी पास तुझे मिठाई देती है ना, अगर मेरे पास आया तो पीटूंगी। बस बच्चा अब मंगम्मा के पास आकर रहने लगा। मंगम्मा भी उसे चाहती ही थी। एक दिन पोता जिद कर बैठा कि मैं भी बेंगलोर चलूँगा। मंगम्मा क्या करे, माथे पर टोकरा, बगल में बच्चा, मुसीबत हो गई। तब बेटे बहू ने आकर कहा कि उस दिन गलती हो गई, यूँ कैसे चलेगा। मंगम्मा अब खुशी खुशी बेटे बहू के साथ रहने लगी। धीरे धीरे बहू ने शहर में दही बेचने का धंधा भी अपने हाथ में ले लिया। उसकी मनसा पूरी हो गई। देखे दोबारा का प्रश्न संख्या 16। बुरा ब माँ अस्पताल की अवस्था से मन कांप जाती थी। वह लोगों को अस्पताल के लिए गौशालाओं को उपमा देती थी। मंगू बिस्तर पर पखाना पेशाब कर देती थी। वह खिलाने पर ही खाती थी। माँ जी में आत्मविश्वास था कि अस्पताल में डॉक्टर, नर्स आदि सभी अपना फॉर्म पूरा करेंगे। बिस्तर भीगने पर कौन उसके कपड़े और बिस्तर बदलेगा। माँ जी के मन में इसी तरह विविध प्रश्न उठा करते थे। इन्हीं कारणों से वह मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। लेखक मनुष्य के नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखकर निराश हो गया जाता है। लेखक नाखूनों को प्रतीकात्मक प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध करना चाहता है कि ये उसकी मानव की पाशविक वृद्धि की जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं चाहती। लेखक
विचार यह है कि बदलते परिवेश में मानव अब नाखून नहीं चाहता, किंतु प्रकृति उसे जिलाए। लेखक मनुष्य के नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखकर निराश हो जाते हैं। लेखक नाखूनों को प्रतीकात्मक प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध करना चाहते हैं कि ये उसकी मानव की पाशविक वृद्धि को जीवंत प्रतीक है। मनुष्य के पशुता को जितनी चाहती है कि यह उसकी मानव की पाशविक वृद्धि के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं चाहती। लेखक का विचार यह है कि बदलते परिवेश में मानव अब नाखून नहीं चाहता, किंतु प्राकृतिक उसे जिलाई जा रही है और मनुष्य उसे काटता जा रहा है। कहने का भाव यह है कि मनुष्य को कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है, लेकिन मनुष्य न चाहकर भी उगता और निस्संदेह की ओर बढ़ रहा है। कारण है कि उसके भीतर बर्बस योग और कोई अवशोष शेष रहा गया। इसके उसे अस्त्र है कि मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा और नरसंहार इसका ज्वलंत प्रमाण है। यह उसका नवीनतम रूप है। इसी कारण नाखूनों को प्रतीकात्मक प्रयोगों द्वारा लेखक यह सिद्ध करना चाहता है कि मनुष्य जितना विकास कर ले, लेकिन उसकी भीतरी के पशुता जब तक नहीं मरेगी, तब तक वो विध्वंस और विनाशकारी कदम उठाता रहेगा, जो सृष्टि के लिए हानिकारक है। दीदी और मछली दोनों की स्थिति समान थी। इधर कटने की स्थिति में मछलियों भी तड़प रही थी, उछल कूद रही थी। उधर दीदी भी मार खाकर अब कमरे में लेटे लेटे सिसकियों के साथ रो रही थी और उसका पूरा शरीर सिहर रहा था। जिस प्रकार मछलियों विवश हो गई थी, ठीक उसी प्रकार पिताजी के अनुसार अनुशासन के आगे दीदी की लाचार थी। दोनों अबला के रूप में दिखती है। दोनों एक स्थिति में समानता के दोनों में तरफ बेचैनी, व्यवस्था, लाचारी है। बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे। उन्होंने बिरजू की गंडा भी बांधा। तो जब गंडा बांधा गया तो पिताजी ने अम्बा से कहा कि जब तक तुम्हारा लड़का नजराना नहीं देगा, गंडा नहीं बांधूंगा। बिरजू को 500 रुपये के 2 प्रोग्राम मिले थे। बिरजू जी ने 500 रुपये पिताजी को दिया, तब उन्होंने गंडा बांधा। उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा का एक भी पैसा नहीं दूंगा। यह मेरा पैसा है, मैं इसका गुरु हूँ और यह इससे मुझे नजराना दिया है। निश्चल प्रेम जीवन के समस्त भावों में एक नया भाव जोड़ देता है। प्रेम में ईर्ष्या, लोभ, मत्सर आदि का कहीं भी मेल नहीं रहता। प्रेम जीवन का एक ऐसा पावन मार्ग है जिस पर चलने वाला पथिक कभी भी थकता नहीं है। दो आत्मताओं के बीच परस्पर सामंजस्य स्थापित करने वाला प्रेम निश्चित ही एक नया अध्याय जोड़ देता है। यहाँ कवि ने मक्खी को प्रतीकात्मक रूप दिया है। मक्खियों की तरह अत्याचारी जन्म ले रहे हैं। वे अपना जीवन क्रम पूरा नहीं कर पाते हुए बमबारी, गोलीबारी आदि के शिकार हो जाते हैं। एक मक्खी से सैकड़ों मक्खियों का उद्भव होता है। एक अत्याचारी हजारों अत्याचारों को जन्म देता है। उनका जीवन चक्र विनाश के लिए होता है। अक्षर ज्ञान काव्य पाठ से अनामिका। प्रस्तुत पंक्तियों में कवियत्री अनामिका इधर अक्षर ज्ञान के माध्यम से मानव जीवन के मूल्य रहस्य को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। कवियत्री का कहना है कि जो जीवन के प्रथम चरण में ही कठिनाइयों का अनुभव कर जीवन से हार मान लेता है, उसका जीवन रहस्य बन जाता है। वह कभी भी जीवन संग्राम में सफल नहीं होता, चाहे जीवन का जैसा भी क्षेत्र क्यों न हो। कवियत्री का मानना है कि जीवन के आरंभ से ही समस्याओं को, कठिनाइयों को सामना करना चाहिए, क्योंकि सृष्टि का नियम है कि कठिनाइयों में तपने से ही व्यक्तित्व में निखार आता है। जैसे सोना आग में तपकर चमकते हैं लगता है, उसी प्रकार मानव जीवन के साथ ही भी होता है। आज तक संसार में उन्होंने ही सम्मान पाया है जिन्होंने समस्या के दृष्टि में मुकाबला किया।
अक्षर ज्ञान से कवित्री का तात्पर्य जीवन ज्ञान से है। जीवन के वास्तविक ज्ञान के बिना व्यक्ति जीवन का मूल से अनजान रह जाता है। भाषा सहज, सरल और भावपूर्ण है। कवित्री ने अंगक विशेषण के माध्यम से जीवन के मूल तत्व को समझने की सलाह दी है। कवित्री का मानना है कि यह संसार ड वन के समान स्थूल है, लेकिन अनुस्वार का संयोग पाकर एक विशेष प्रकार का वन बन जाता है, जिसे पंचमाक्षर कहते हैं। तात्पर्य यह कि जब व्यक्ति मूल रूप से मानव होते हुए कोई विशेष गुण धारण कर लेता है, तब समास में पुच्छ बन जाता है, अर्थात पंचपाक्षर अंग की भांति नाक का बाल बन जाता है। इसलिए जीवन रहस्य को जानना आवश्यक, क्योंकि जीवन के मूल रहस्य को जाने बिना जीवन अधूरा रह जाता है, मानवता का बोझ नहीं हो पाता। भाषा सहज, सरल तथा रहस्यात्मक है। अंग को वह समझता है, माँ को विभावना अलंकार है। कवित्री का कहना है कि जो जीवन के प्रथम चरण में ही कठिनाइयों का अनुभव का जीवन से हार मान लेता है, उसका जीवन रहस्य बन जाता है। वह कभी भी जीवन संग्राम में सफल नहीं होता, चाहे जीवन का जैसा भी क्षेत्र क्यों न हो। कवित्री का मानना है कि जीवन के आरंभ से ही समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, क्योंकि सृष्टि का नियम है कि कठिनाइयों में तपने से ही व्यक्ति में निखार होता है। जैसे सोना आग में तपकर चमकता, तो उसी प्रकार मानव जीवन के साथ ही होता है। आज तक संसार में उन्होंने ही सम्मान पाया है जिन्होंने समस्या का निदान किया। अक्षर ज्ञान से कवित्री का तात्पर्य जीवन ज्ञान से ही जीवन का वास्तविक ज्ञान के बिना व्यक्ति जीवन मूल्य से अनजान रह। भाषा सहज, सरल और भावपूर्ण है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। भीमराव अम्बेडकर। जाति या जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि और क्षमता को ख्याल नहीं करती। मनुष्य के प्रतिष्ठा और उसकी निजी क्षमता पर विचार नहीं कर सकते। उन्हें पेशा में ही जीने मरने के लिए विवश कर दिया जाता है। जातिवाद के पक्ष में दिए तर्कों का लेखक ने कई आपत्तियाँ उठाई है जो चिंतनीय। लेखक के दृष्टिकोण में जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का से विभाजन और मनुष्य की समस्या पर नियमन, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना का व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। आर्थिक पहलू से भी वह अत्यधिक हानिकारक। जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति का दबा देती है, साथ ही अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय भी बना देती है। कविता में भारतवासियों के बीच उदासीनता आदि का सजीवात्मक चित्रण किया गया है। सोने की चिड़िया कहलाने वाली भारत माता की संतान नग्न, अधम और भूखे है, सामंतवादियों द्वारा शोषित है, अशिक्षा, निधनता आदि के कारण किसी तरह जीवन धोने के लिए विवश है। ठीक हो गया। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी 2013 12 पढ़ लिए। 2000 देखिए 2012 हम लोग पढ़ लिए, 2013 पढ़ लिए और 2013 के द्वितीय पाली पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी 2013 सी यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है।